EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला आपका चैप्टर। अब इसको हम समझते हैं, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। हमने क्या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, फिर उससे क्या कंक्लूड किया, फिर उसके बाद फैराडे ने क्या लॉज दिए उसके, उस पे बेस्ड है। तो पहले इस पे सबसे पहली बात हम समझे मैग्नेटिक फ्लक्स। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज विच वी आर गोइंग टू डिफाइन इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इससे पहले कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करूं, कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट वाज द डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मतलब सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस held inside an electric field was called as electric flux, है ना। फ्लक्स का बेसिक मतलब होता है फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। तो इफ यू हैव अ सरफेस और इफ यू हैव अ कॉइल और इफ यू हैव अ क्लोज्ड लूप एंड यू हैव जस्ट प्लेस्ड इट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड, सुनो, इनसाइड अ फील्ड, तो उस फील्ड की कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस के थ्रू पास होती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इट्स फ्लक्स, या फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, यही कहलाता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक मतलब है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि अगर आप कोई भी क्लोज लूप ले लें ऑफ एनी शेप, ऑफ कोर्स किसी भी शेप का कोई भी लूप आप कंसीडर कर लीजिए, यू टेक द लूप ऑफ एनी शेप, तो उस लूप के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग दैट लूप। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी थ्रू दैट लूप is simply known as, is simply called as magnetic flux. समझ में आई बात? Yes sir. Yes sir. मान लो के दिस इज माय क्लोज लूप और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। दीज आर द फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू दिस लूप। ये ऐसे पास हो रही है, तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। और इस केस में लूप का एरिया क्या होगा? तो एरिया, जब भी एरिया वेक्टर की जब भी बात हो, तो एरिया वेक्टर का बेसिक मतलब होता है बेटा कि आपका चाहे सरफेस हो या कोई लूप हो, यू टेक द नॉर्मल टू दैट सरफेस और द लूप, तो जो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल होगी वही आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहलाएगी। आई रिपीट कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस लूप होगा, है ना। इसका एरिया वेक्टर इस लूप से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू दिस लूप। और मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल है टू दिस लूप और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस केस में फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लक्स विल बी डिफाइंड एज बी ए कॉस थीटा। याद करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको याद हो तो दैट वाज डिफाइंड एज ई ए कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर E इज रिप्लेस्ड बाय B बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये लिखा जाएगा B डॉट ए। ये आएगा सर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको डिफाइन करना, तो आप सिंपली कह सकते हो कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू, या सिंपली कह सकते हो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ लूप, closed loop of course, placed inside a magnetic field is known as magnetic flux. The number of magnetic field lines passing through a closed loop held inside magnetic field is known as magnetic flux. Held inside magnetic field is known as magnetic flux. मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप लूप को रख दें तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होगी वही उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अब चलिए सर, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा हमारा क्या है? मेन मुद्दा जो है हमारा, उस पे आते हैं। अब वो मुद्दा क्या था? तो अब बेसिकली हम ईएमआई को डिफाइन करेंगे, बट दिस चैप्टर स्टार्ट्स विथ लॉज। अब वो लॉज क्या क्या हैं, वो क्या लॉ है जिस पर ये सारी कहानी टिकी हुई है और क्या ऑब्जर्वेशंस था, उस बात को समझो थोड़ा सा। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि इफ वी हैव अ क्लोज्ड लूप, इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू दिस लूप, और ये आपका मैग्नेट। हमने क्या ऑब्जर्व किया, फिर उसे क्या कंक्लूड किया, उस बात को समझना है। तो पहले ऑब्जर्वेशन हमें समझना है। हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और एक लूप लिया, एंड द मैग्नेट वाज केप्ट एट रेस्ट रिलेटिव टू द लूप। या आप ये कह सकते हो कि मैग्नेट और लूप दोनों, या कॉइल, कुछ भी कह लो, बोथ आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जब तक ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में थे, वी ऑब्जर्व नथिंग। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इनसाइड द गैल्वेनोमीटर। बट द मोमेंट वी स्टार्टेड मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, हमने मैग्नेट को मूव कराना शुरू किया, किस तरफ? कॉइल की तरफ। तो जब हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराना शुरू किया, वी स्टार्टेड मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड was that the needle of this galvanometer gets deflected.
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट तभी करेगी सर जब ऑब्वियस सी बात है कि इट विल डिटेक्ट सम करंट, बिकॉज गैल्वेनोमीटर यू नो कि इट डिटेक्ट्स करंट। तो इसका मतलब है कि कुछ करंट फ्लो हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ द करंट द गैल्वेनोमीटर निडल इज डिफ्लेक्टेड। यहाँ पर कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, स्टिल यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। और वो डिफ्लेक्शन तभी तक रहा जब तक मैग्नेट वाज मूविंग रिलेटिव टू द कॉइल। रिलेटिव वर्ड का मतलब है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए। मतलब इफ यू सिट ऑन द कॉइल तो यू विल ऑब्जर्व द मैग्नेट टू बी मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। अगर इफ यू सिट ऑन द मैग्नेट तो आपको लगेगा कि कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट। मतलब एक पे बैठ के दूसरा आपको रेस्ट में नहीं दिखाई दे, ये मतलब है रिलेटिव मोशन का। तो whenever there when the magnet moved relative to the coil, so we observed the deflection in the galvanometer. Let us say कि the needle of the अच्छा galvanometer की जो needle होती है ना, galvanometer की जो needle that can deflect towards right or it can deflect towards left, ठीक है, depending on the direction of current flowing through the galvanometer, right? तो मान लो कि इस बारी जो galvanometer का deflection हुआ या needle का deflection हुआ, it was towards right. The needle of galvanometer deflected towards right, ठीक है। अब इसी ऑब्जर्वेशन को हमने रिपीट करा, बट दिस टाइम वी मूव्ड द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। हमने इस मैग्नेट को क्या किया, अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, एंड वी मूव्ड इट अवे फ्रॉम द कॉइल। वी अगेन ऑब्जर्व्ड द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर निडल तब तक जब तक मैग्नेट वाज मूविंग रिलेटिव टू द कॉइल, बट दिस टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व्ड द डिफ्लेक्शन वाज ऑपोजिट टू द इनिशियल सिचुएशन। जो इनिशियल केस में डिफ्लेक्शन था और जो इस केस में डिफ्लेक्शन है, वो दोनों डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन वाज नॉट सेम, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया, बट दिस टाइम व्हाट वी डिड, we instead of moving the magnet we moved the coil with respect to the magnet. We observed again the same thing कि जब हमने coil को move कराया towards the magnet, then also we observed the deflection in the needle, ये north ये south। जब हमने coil को move कराया towards the magnet, we observed a deflection in a particular direction। जब हमने कॉइल को मूव कराया अगेन, बट दिस टाइम वी मूव्ड इट अवे फ्रॉम द मैग्नेट। जब हमने इसको मैग्नेट से दूर मूव कराया, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब हमने मैग्नेट को अवे फ्रॉम द सॉरी द कॉइल को हमने मैग्नेट से दूर मूव कराया अवे फ्रॉम द मैग्नेट, वी अगेन ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन, और बट दिस टाइम द डिफ्लेक्शन वाज इन द ऑपोजिट वे। दिस टाइम द डिफ्लेक्शन वाज इन द ऑपोजिट वे। समझ में आ गई बात? तो इन मतलब इन ऑल दीज सिचुएशंस व्हेनेवर देयर वाज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, we observed the deflection in the galvanometer needle, ठीक है। और वो तब तक रहा जब तक we continued moving the magnet or the coil, क्लियर। अच्छा, अब एक बात समझने वाली है यहाँ पर कि अगर सर हम कुछ और ऑब्जर्व नहीं करते तो अब ये कह सकते थे कि the cause for this current that we are getting into the coil without the cell is basically the motion, है ना, motion of the magnet or motion of the coil, हम कह सकते थे अगर हम कुछ और ऑब्जर्व नहीं करते। बट हमने कुछ और भी ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व समथिंग एल्स अदर देन दिस। क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को भी समझिए। हमने क्या किया, वी टुक वन कॉइल, वी कनेक्टेड अ सेल विथ इट, एंड वी प्लेस्ड एन अनदर कॉइल इन द नेबर ऑफ दिस फर्स्ट कॉइल। मतलब इस पहले वाले कॉइल के नेबर में हमने इसको रख दिया, दूसरे वाले कॉइल को रख दिया, एंड वी कनेक्टेड अ गैल्वेनोमीटर विथ इट। अब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, मतलब the moment we closed the switch of this first coil, we observed a kind of deflection in the galvanometer needle which was connected in with the second coil. यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, still we are observing the deflection, showing that कि जैसे ही हमने इसमें स्विच को क्लोज किया, कुछ करंट इसमें भी फ्लो हुआ, तभी तो निडल डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। स्विच को क्लोज करते ही के साथ डिफ्लेक्शन हुआ, एंड फ्यू सेकेंड्स लेटर दिस डिफ्लेक्शन स्टॉप्ड, ठीक है। जब तक स्विच क्लोज रहा, फर्दर पहले डिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद डिफ्लेक्शन स्टॉप्ड, क्लियर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्विच को ओपन करा। व्हाट वी डिड नाउ, वी ओपनड दिस पर्टिकुलर स्विच। पहले क्लोज किया था, फिर से दोबारा ओपन कर दिया। द मोमेंट वी ओपनड द स्विच, अगेन वी ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर निडल। मतलब स्विच के क्लोज करने पे भी डिफ्लेक्शन मिला था और स्विच के ओपन करने पर भी डिफ्लेक्शन मिला, एंड द डिफ्लेक्शन दैट वी गेट वाज in the opposite way to the previous case. अब क्या मसला है सर, अगर ये करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है कॉइल में, अगर उसका कॉज मोशन है,
तो इस वाले केस में कोई करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए था। इसका दूसरा मतलब तो यही हो गया कि सर इसका कॉज मोशन तो नहीं है। इफ द मोशन वुड हैव बीन द कॉज, तो फिर तो सर ये सिचुएशन होनी चाहिए थी, बट मोशन कॉज नहीं है, तभी तो ये केस मिल रहा है। यहाँ पर कहाँ कॉइल फ्लो मूव कर रही है, यहाँ पर तो कॉइल मूव नहीं कर रही है, स्टिल यू आर गेटिंग द करंट। इसका मतलब है कि इसका कुछ और कॉज है, एंड दैट कॉज वाज गिवन बाय द फैराडे इन टर्म्स ऑफ हिज लॉज। और फैराडे के दो लॉज हैं रिलेटेड टू दिस ईएमआई, ठीक है। और वो दो लॉज क्या हैं? तो फैराडे का पहला लॉ ये कहता है कि whenever the magnetic flux linked with a coil changes, an EMF induces in the coil, and that EMF lasts till the flux through the coil is changing. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ उस कॉइल में इंड्यूस होता है, और वो तब तक इंड्यूस होता है जब तक उस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब तक उस कॉइल के थ्रू क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब तक उसके अंदर इंड्यूस होता है। अब क्या मतलब इसका, चलो इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि हर मैग्नेट के अराउंड ऑब्वियसली बात है कि देयर विल बी सम मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होगी, और मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अब होता क्या है कि व्हेन यू कीप द मैग्नेट एंड द कॉइल स्टेशनरी, तो उस केस में इससे कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही है, बट दैट फील्ड लाइंस इज नॉट चेंजिंग। कोई फील्ड लाइंस पास तो हो रही है, बट इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। देयर इज नो चेंज इन दीज फील्ड लाइंस, कोई चेंज नहीं, ठीक है, चेंज नहीं है, तो कोई हमें करंट इसमें नहीं दिखाई देता है। बट होता यह है कि द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के थ्रू पास हो रही है ना, वो इंक्रीज हो रही होती है। जैसे जैसे आप इसको पास लाओ तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू पास होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स इंक्रीज कर गया, फ्लक्स चेंज हुआ। तो फ्लक्स के चेंज के कारण क्या होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से अब ये मैग्नेट यहां पर है, जब इसको हम दूर ले जाएंगे, तो सोचो अगर दूर ले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल क्या होगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या उतना ही रहेगा? अगर आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो डिक्रीज होगी ना। तो पहले यहाँ पर जब था तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रही थी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रही थी। जब ये दूर जाने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द कॉइल क्या करने लगेगी? डिक्रीज। एंड डिक्रीज हुई तो भी तो फ्लक्स चेंज हुआ ना। आइदर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इन बोथ द केस फ्लक्स विल चेंज। डजंट मैटर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वर्ड क्या है? चेंज। तो इन बोथ द सिचुएशन फ्लक्स इज चेंजिंग। इसी तरह से कॉइल के साथ भी यही कहानी है कि व्हेन यू मूव द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट तब भी वही हुआ, व्हेन यू मूव द कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेट तब भी यही हुआ। कॉइल को अगर मूव कराने लगोगे, मैग्नेट के पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू इंक्रीज करेगी, दूर ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू डिक्रीज करेगी। इसके अलावा व्हाट वाज द अनदर ऑब्जर्वेशन दैट ही ऑब्जर्व्ड वाज दिस, कि अगर मान लीजिए कि ही टुक अ कॉइल and he connected a cell with this coil, and there is a switch connected to the coil, and he placed another coil in the neighbor of this first coil which is connected to the cell. उसके पास एक दूसरा कॉइल रख दिया और इसके साथ उसने गैल्वेनोमीटर फिर से कनेक्ट कर दिया। Now what was the observation? Now what did he observe? When he closed the switch, the moment he closed the switch, he observed a deflection in the galvanometer needle which was connected to the second coil. देखो, दूसरे वाले कॉइल के साथ कोई सेल या कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, still he is getting the deflection in the needle. When he closed the switch in the first coil, he got the deflection in the needle in the second coil. ठीक है? उसके बाद momentarily, this deflection was not for very long. This was a momentarily deflection in the needle. मतलब उस मोमेंट पे निडल डिफ्लेक्ट हुआ फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स एंड देन इट स्टॉप्ड। ठीक है? फिर उसके बाद व्हेन ही अगेन ओपनड द स्विच, जब उसने स्विच को ओपन किया तो अगेन ही ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन द कॉइल मोमेंटरली, एंड अगेन दिस डिफ्लेक्शन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी वैसे ही निडल डिफ्लेक्ट हो रही है जैसे हम मैग्नेट को मूव करा रहे थे, तो जैसे निडल डिफ्लेक्ट हो रही थी
वैसे यहाँ पर भी needle deflect हुई है when he either closed the switch or he opened the switch. In both the situation the needle got deflected, showing the presence of current in the second coil. ठीक है, तो फैराडे ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया? हाउ डिड ही एक्सप्लेन दिस होल सिचुएशन? ही सिंपली सेड कि होता यह है बेटा कि इस बात को समझिए कि किसी भी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद अ कॉइल, व्हेन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ तब तक इंड्यूस होता रहता है जब तक फ्लक्स, उस कॉइल में जो फ्लक्स है या उस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज हो रहा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल एंड व्हिच लास्ट्स टिल द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग। अब कैसे फ्लक्स चेंज हुआ? अब आपको मैं याद दिला दूं, फ्लक्स का बेसिक मतलब होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ लूप। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक मतलब है कि किसी भी क्लोज लूप के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब होता क्या है सर, समझें। ये मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। आपको पढ़ा होगा, आपने कभी सुना होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस लाइक क्लास 10 कि हर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो ये होता है कि भाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं होता। Magnetic field lines never terminates. It starts from the north pole outside the magnet, goes towards the south pole, and inside the magnet it goes from north to south. ठीक है, तो खैर होता यह है कि अब जैसे मान लो कि ये मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल और मैग्नेट इसके पास रखा हुआ है, तो अनडाउटेडली कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास तो हो ही रही होगी, एंड द टाइम टिल द coil and the magnet are at rest relative to each other, तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है इस कॉइल के थ्रू वो भी फिक्स रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, ये एज इट इज रहेगी। बट द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू द कॉइल वो चेंज करने लगती है। कैसे भाई? ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप मैग्नेट को क्लोज मूव कराओगे टुवर्ड्स द कॉइल तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल वो इंक्रीज करने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप करीब ला रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, तो जब ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो क्या होगा, फ्लक्स विल इंक्रीज, मतलब अल्टीमेटली फ्लक्स चेंजेस। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ आपको याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो एक्चुअली में फोर्स नहीं है, एक्चुअली में ईएमएफ को आप पोटेंशियल डिफरेंस ही मान लो। ठीक है, ऑल्दो इट हैज सम डिफरेंट डेफिनेशन फ्रॉम व्हाट वी कॉल अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक मतलब होता है सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, और सेल के अंदर पोटेंशियल प्लस सेल के बाहर जो पोटेंशियल मिलता है उन दोनों के सम को हम ईएमएफ कहते हैं। वो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से सिखाया था, आई होप आपको शायद याद आ जाए। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि जब फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ईएमएफ इंड्यूस का वर्ड क्यों यूज हो रहा है सर यहाँ पर? ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं बोला मैंने, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इंड्यूस इसलिए यूज हो रहा है बेटा क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस होती है तो वो हमेशा के लिए प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मतलब आप अगर फिर मैग्नेट को मूव कराना बंद भी कर दें देन ऑल्सो देयर विल बी द ईएमएफ। ठीक है, अगर एक बार प्रोड्यूस हो गई तो अब आप फर्दर मैग्नेट को मूव कराएं कि ना कराएं, द ईएमएफ विल बी देयर, दैट विल लास्ट इन द कॉइल फॉरएवर। बट यहां पर जो ईएमएफ है वो तभी तक रहता है जब तक यू आर मेकिंग द मैग्नेट मूव। आई मीन मैग्नेट के मूव करने का दूसरा मतलब टिल द टाइम यू आर चेंजिंग द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, तभी तक वो ईएमएफ रहेगा। You stop the change of flux through the coil,
the EMF will also become zero. और यही रीजन है कि जब आप मैग्नेट को मूव करा रहे थे तो आपका EMF इंड्यूस हुआ, एंड दिस इज व्हाई the needle of the galvanometer got deflected, and when you stopped moving the magnet, the needle जो है ना आपका galvanometer की, it again started pointing towards the zero mark. ठीक है, इसका मतलब कि needle में deflection तभी तक रहा जब तक आपने magnet को move कराया. जब आपने magnet को move कराना बंद कर दिया तो needle का deflection भी also stopped. ठीक है, इसका मतलब ये जो EMF आ रहा है इसमें, या EMF आया, that is not for ever. I mean it will only last till the flux linked with the coil is changing. इसीलिए इस EMF को क्या कहते हैं? इस EMF से पहले हम वर्ड लगाते हैं induce. This EMF is called as induced EMF. ठीक है, अभी लिखवा देंगे बट पहले सुने. इसी तरह से बेटा जब मैग्नेट को यू स्टार्टेड मूविंग अवे, तब खुद लॉजिकली सोचो कि अगर आपने मैग्नेट को मूव कराना शुरू कर दिया अवे फ्रॉम द कॉइल, तो दूर ले जा रहे हो, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू द कॉइल? तो डिक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियस ही बात है, डिक्रीज होगी. जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी तो फ्लक्स क्या होएगा? फ्लक्स डिक्रीज होगा. तो फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फ्लक्स चेंज तो हो रहा है. इसीलिए वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है कि फ्लक्स जब तक चेंज होगा. अब वो चेंज इंक्रीज होकर भी चेंज हो सकता है, डिक्रीज होकर भी चेंज हो सकता है. The time till the flux linked with the coil is changing, the EMF will be induced in the coil. तो जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक EMF इंड्यूस होगा. तो आप जब मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराना शुरू करते हो तो फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू कर देता है, मतलब चेंज हो रहा होता है. इसी तरह से बेटा जब आप कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी, जब आप कॉइल को मूव कराओगे तब भी यही होगा. इफ यू स्टार्ट मूविंग द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज, and when you move the coil away from the magnet, the flux through the coil will decrease, and this is the reason why you get the EMF in both the situations, because flux in both the situation will change. हाँ, flux change कब नहीं होगा? जब दोनों को आप सेम वेलोसिटी से मूव कराने लगे. ये बात ऐसी है बेटा कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए 5 मीटर है. तो ये सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज कब करेगा? जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव करता हुआ दिखाई दे. मतलब अगर इस पे बैठ जाऊं तो ये दूसरा वाला मुझे मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए. अगर इस पे बैठ जाऊं तो दूसरा वाला मूव करता हुआ दिखाई देना चाहिए. तब ये या तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिस्टेंस डिक्रीज होगा. बट अगर मान लो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग विद द सेम वेलोसिटी, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. नाइदर इट विल इंक्रीज नॉर इट विल डिक्रीज. तो उस केस में जो आपका वैल्यू ऑफ फ्लक्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, है ना. तो इसी तरह से जब कॉइल और मैग्नेट को आप मूव कराओगे, दोनों को मूव कराने अगर लग जाओगे विद द सेम वेलोसिटी सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन एज सच बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, तो उस केस में there will be no change of the magnetic field lines passing through the coil, or there will be no change in the magnetic flux. And when there will be no change in the magnetic flux, there will be no EMF induced. ठीक है. हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि अगर दोनों को मूव कराएंगे तब, मैंने ये बोला कि दोनों को मूव कराएं और रिलेटिव टू ईच अदर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा हो तब. ये दोनों बातों में फर्क है भाई. अगर मान लीजिए कि मैग्नेट को मैं मूव करा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से और कॉइल को मैं मूव करा रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? मान लो सेम डायरेक्शन में ही मूव करा रहा हूँ, मान लो सेम डायरेक्शन में, तो होगा. बिकॉज अगर मैं कॉइल पे बैठ के देखूं तो मैग्नेट मूव करता हुआ मुझे दिखाई देगा. ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं मैग्नेट को मूव कराऊं 10 मीटर पर सेकंड से और कॉइल को भी उसी डायरेक्शन में मूव करा दूं 10 मीटर पर सेकंड से, देन देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन either of the magnet or of the coil with respect to each other. तो फिर यहां पर कोई फ्लक्स का चेंज नहीं होगा. ठीक है. अच्छा सर, यहां तो समझ में आ गया कि रिलेटिव मोशन था, that is why either the magnetic field passing through the coil increased or it decreased, and hence there was a change of flux and hence there was an EMF induced. But sir, इसमें क्या हुआ? ये जो सेकंड वाला केस है, what did happen to this? तो इसको समझो बेटा. हुआ क्या कि जब आपने स्विच को ओपन रखा था तो इस कॉइल में कोई करंट नहीं था. फर्स्ट वाली कॉइल में, इसको फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड कह लो.
कोई करंट नहीं था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं थी, एंड व्हेन देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड देयर वाज नो चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द नेबरिंग कॉइल आल्सो। भाई पहले वाले में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, तो सेकंड वाले में भी कोई पास नहीं करेगा, तो सेकंड में भी कोई फील्ड लाइंस नहीं पास हो रही है फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, and hence there was no flux or the change of flux in the second coil, and hence there was no deflection in the galvanometer needle. अब जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, द मोमेंट यू विल क्लोज द स्विच, आप जैसे ही इस स्विच को क्लोज कर देंगे, अब क्या होएगा सर, व्हाट विल हैपन नाउ, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो विद द क्लोजिंग ऑफ दिस स्विच अचानक से करंट फ्लो करेगा फर्स्ट वाली कॉइल में। जब अचानक से करंट सर्किट में फ्लो करेगा तो अचानक से एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी, तो जब इस फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अचानक से, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ फील्ड लाइंस इससे भी पास करेगा अचानक से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितनी फील्ड लाइंस इसमें प्रोड्यूस हुई सारी इससे पास करेगी, बट कुछ तो इसमें भी अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सडन प्रोसेस हुआ ना कि अचानक से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो जैसे ही अचानक से फ्लक्स इंक्रीज हुआ इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट बिकॉज दिस सेल इज द सोर्स ऑफ डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का दूसरा मतलब कांस्टेंट करंट, बिकॉज सेल इज द सोर्स ऑफ द कांस्टेंट करंट। अब एक बात तो क्लियर है कि अचानक से ये करंट जरूर आया, बट ये करंट कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर मान लो कि ये करंट कांस्टेंट है तो इस फर्स्ट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है जो नेबरिंग कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। पहली बार क्या हुआ था, सडनली फील्ड लाइंस आई तो सडनली फ्लक्स का चेंज हुआ, बट उसके बाद अब ये फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। मान लो कि अगर दो फील्ड लाइंस पास हो रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर ये सेकेंडरी कॉइल में सिर्फ दो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो अब वो दो ही रहेंगी, बिकॉज फर्स्ट कॉइल में जो करंट है वो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सेकंड कॉइल वो भी कांस्टेंट है। क्लियर है? इसीलिए मोमेंटरली डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर निडल में, बट उसके बाद दैट निडल द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल स्टॉप्ड, है ना, शोइंग दैट कि जैसे ही आपने फर्स्ट कॉइल की स्विच को क्लोज किया, सेकेंड कॉइल में फ्लक्स का चेंज आया उस इंस्टेंट पे, बट उसके बाद फिर चेंज बंद हो गया, राइट? अब क्या होगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं होगा, तो इसलिए निडल का डिफ्लेक्शन बंद है। अब जब हम स्विच को ओपन करेंगे, सोचिए आप, तो स्विच को ओपन करेंगे तो करंट जीरो होगा ना, नहीं समझ रहे हो? स्विच को ओपन करोगे, ये वाला जो स्विच है, ये वाला स्विच, ये स्विच, इसको आप ओपन कर दो, स्विच क्लोज करने पे करंट फ्लो करता है, स्विच ओपन करोगे तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा या नहीं बेटा? यस सर। तो जैसे ही आपने स्विच को ओपन किया तो अब क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट विल फाइनली स्टॉप। तो जैसे ही करंट का फ्लो बंद हुआ, तो करंट का फ्लो बंद हुआ तो अचानक से फ्लक्स डिक्रीज हो गया ना, तो अचानक से फ्लक्स अगर फर्स्ट कॉइल में डिक्रीज हुआ तो भाई सेकंड कॉइल में भी तो डिक्रीज होगा, क्योंकि सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाली कॉइल पर। तो इसीलिए फिर से आपको क्या दिखाई देगा, आपको फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा इन द गैल्वेनोमीटर निडल, क्योंकि अचानक से फ्लक्स डिक्रीज हुआ है। क्लियर? हाँ, अब जब एक बार फर्स्ट कॉइल में करंट फाइनली जीरो हो गया, तो फाइनली सेकंड कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, अब उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा, तो मोमेंटरली डिफ्लेक्शन तो आएगा, बट दैट डिफ्लेक्शन विल नॉट लास्ट फॉरएवर। क्लियर है? इसका मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशन से अपने को ये समझ में आता है, इन सारे ऑब्जर्वेशन से अपने को ये समझ में आता है बेटा कि द एक्चुअल कॉज फॉर दिस induction of EMF is the change of flux, and it is not the motion of the magnet or motion of the coil. Actual का reason है change of the flux. इसी को हम Faraday's का first law of electromagnetic induction कहते हैं. And what does it say? It says कि आपके coil से linked जो भी magnetic flux है, if you start changing that magnetic flux, then the EMF in the coil will induce, और वो तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग। क्लियर है? तो यही डेफिनेशन भी है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप कह सकते हो इट्स द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ व्हेन द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। ठीक है?
तो उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो डेफिनेशन है वही अपने आप में एक लॉ भी है फैराडेज का। तो फैराडेज का पहला लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ लिखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ऑब्वियसली ईएमआई का लॉ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसमें लिखिए, whenever the flux linked with the coil changes, whenever the flux linked with the coil changes, an EMF, whenever the flux linked with the coil changes, an EMF induces in the coil, whenever the flux linked with the coil changes, an EMF induces in the coil, which lasts, LASTS, which lasts G, whenever the flux link changes, which lasts, which W क्या हुआ, which lasts till the flux linked with the coil is changing, which lasts till the flux linked with the coil is changing, which lasts till the flux linked with the coil is changing। वो कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो रहा हो या फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज हो रहा हो। अब दूसरे लॉ पे आते हैं सर हम फैराडेज के। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इसका दूसरा लॉ समझिए कि भाई कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा, है ना। तो फैराडेज का सेकंड लॉ कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सर ईएमएफ कैसी क्वांटिटी है, आप लोगों को पता है? इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? ईएमएफ स्केलर है या वेक्टर है? पोटेंशियल इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छी बात तो यही है कि आपको करंट से रिलेटेड जो भी आ रहा है वो सब स्केलर ही क्वांटिटी है। करंट भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, ईएमएफ भी स्केलर है, ठीक है। अब फिर से सुनो, ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है, स्टिल हम क्या कह रहे हैं? स्टिल हम ये कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। इसका मतलब है कि सर ये स्केलर तो है मगर इसमें डायरेक्शन भी है। जैसे आप करंट की अगर आप बात करें तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्या करंट की डायरेक्शन नहीं होती है? यस सर, होती है। यस सर, होती है, बट स्टिल इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो वैसे ही ईएमएफ भी स्केलर क्वांटिटी है, बट हम ईएमएफ में भी डायरेक्शन होती है। ईएमएफ के डायरेक्शन का कहने का मतलब है सर, ईएमएफ के डायरेक्शन के कहने का मतलब है कि एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन। जब हम कहते हैं ना ईएमएफ की डायरेक्शन, इसका मतलब है अल्टीमेटली हम करंट की डायरेक्शन ही बता रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ईएमएफ या पोटेंशियल कहोगे तो कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जिसपे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। वही डिसाइड करेगा कि करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। तो ईएमएफ की डायरेक्शन कहने का मतलब है, दूसरा मतलब क्या, अल्टीमेटली हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। ये ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब किधर उसका हायर मानोगे और किधर उसका लोअर मानोगे, ठीक है। तो खैर सेकंड फैराडेज का सेकंड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल is always equal to the rate of change of flux through the coil। मतलब किसी भी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है या किसी भी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो कितने रेट से चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द फ्लक्स इज चेंजिंग विद द टाइम, वो किसके बराबर होगा? तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। समझ में आई बात? So the rate of change of flux through the coil is always equal to the magnitude of EMF induced in the coil. This is the second law of Faraday's related to EMI. EMI में दो ही लॉ हैं फैराडे के। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई d by dt ऑफ ये फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड A इंटू कॉस थीटा, ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि फ्लक्स का दूसरा मतलब यही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द कॉइल इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इसका मतलब फ्लक्स को चेंज अगर आप कर रहे हैं तो फ्लक्स के चेंज का तीन में से कोई सा भी कॉज हो सकता है। आइदर यू चेंज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और यू चेंज द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुनो, ध्यान देना, एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड,
या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, अगर उस एरिया को आप चेंज कर रहे हो देन ऑल्सो द फ्लक्स विल चेंज। अभी मैं सिखा दूंगा वो क्या मतलब है इसका। एंड द थर्ड वन इज थीटा। थीटा मींस द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा केस क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप थीटा चेंज कर रहे होंगे तो भी क्या हो रहा होगा, तो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो खैर सेकंड लॉ आपका ये कहता है कि कितने रेट से आप फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, that will be exactly equal to the EMF induced in the coil। तो लिख लें सर, सेकंड लॉ लिखें, the rate of change of magnetic flux through the coil, the rate of change of magnetic flux through the coil is equal to the magnitude of EMF induced in the coil। The rate of change of magnetic flux through the coil is equal to the magnitude of EMF induced in the coil। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक्चुअली में ईएमएफ का दूसरा मतलब करंट की डायरेक्शन, और फैराडेज आपको ये नहीं बताता। देखो आपने ये मैंने अभी बताया था ना ऑब्जर्वेशन में कि एक केस में इफ द गैल्वेनोमीटर निडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, तो इन द नेक्स्ट केस द गैल्वेनोमीटर निडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी बताया था ना कि जब मैग्नेट को आप मूव करा रहे हो टुवर्ड्स द कॉइल, तो अज्यूम करो कि इफ द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, तो जब आप उसी मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराओगे तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट सेंस। क्लियर? इसका मतलब दोनों केस में सेम डायरेक्शन में आपकी निडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब है जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराते हो तो जो करंट की डायरेक्शन है, और जब उसी मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कराते हो तो जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम नहीं। अगर करंट की डायरेक्शन सेम होती तो निडल का भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन सेम होता, बट निडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन दोनों सिचुएशन में ऑपोजिट है। इसका मतलब है करंट की भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट फैराडे कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन इन विच द करंट विल इंड्यूस व्हेन देयर विल बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका दूसरा मतलब कि फैराडेस ने तो ये तो बता दिया कि भाई ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, बट फैराडेस ने ये नहीं बताया कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, या इन अदर वर्ड्स कि जो करंट इंड्यूस होगा वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इट वाज नॉट गिवन बाय द फैराडेज लॉज। ठीक है सर? तो अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है लेंज। उसको हम कहते हैं लेंज लॉ, लेंज का लॉ, लेंज लॉ। दिस जेंटलमैन गिव्स यू द डायरेक्शन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट। अब ये लेंज लॉ क्या कहता है पहले सुने आप। लेंज लॉ ये कहता है कि द ईएमएफ इंड्यूसेस इन सच अ वे सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब जिस कॉज ने इसको इंड्यूस किया है उसी कॉज को ये अपोज करता है। क्यों करता है, कम टू दैट रीजन लेटर ऑन। ठीक है, बट ये करंट की जो डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो इस तरह से इंड्यूस होगी सच दैट कि वो उस कॉज को अपोज कर सके जो कॉज उसको इंड्यूस कर रहा है। क्या मतलब कि भाई आपको मालूम है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स या तो इंक्रीज करेगा या तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो फ्लक्स के इंक्रीज करने का कॉज या फ्लक्स के डिक्रीज करने का जो कॉज है उसको अपोज करता है कौन, करंट जो इंड्यूस हुआ है। ठीक है, क्यों करता है वो अभी हम समझेंगे, बट उसको करता है अपोज। देखिए क्या मतलब है सर, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका कॉइल है और ये आपका मैग्नेट, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराएं तो फ्लक्स के साथ क्या होगा? इफ आई स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, इंक्रीज करेगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। अब एक बात सोचो कि फ्लक्स के इंक्रीज का कॉज क्या है? फ्लक्स के इस केस में फ्लक्स के इंक्रीज का कॉज है द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। सोच के देखो, इमेजिन करो। अगर ये मैग्नेट या ये नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ मूव करना बंद कर दे तो द चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल विल स्टॉप एंड हेंस द ईएमएफ विल आल्सो बिकम जीरो। तो यहां पर फ्लक्स इज द कॉज, बट वो फ्लक्स का चेंज ला कौन रहा है?
ये ला रहा है मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। और मोशन में भी कौन सा पोल कॉइल की तरफ मूव कर रहा है? तो दैट इज द नॉर्थ पोल विच इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। तो ये कॉइल अपने अंदर ईएमएफ या करंट को इस तरह से इंड्यूस करेगा सच दैट वो मोशन ऑफ नॉर्थ पोल को अपोज कर सके। अब अगर वो उसको मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल को अपोज करना है तो तभी पॉसिबल है जब ये अपने अंदर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर ले। और नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना पड़ेगा। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो? तो हमेशा याद रखना, करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, टू डेवलप अ नॉर्थ पोलैरिटी इन अ कॉइल। किसी भी कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस कॉइल में जो मैग्नेटिक पोलैरिटी डेवलप होगी दैट वुड बी द नॉर्थ पोलैरिटी। समझे इस बात को? इसका मतलब उसने करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस किया भाई? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों इंड्यूस किया? ताकि वो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करे। क्यों नॉर्थ पोलैरिटी वो डेवलप करना चाहता है? ताकि वो मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल को अपोज कर सके। क्यों अपोज करना चाहता है? ड्यू टू द इनर्शिया। अब इनर्शिया का खाली ये मतलब नहीं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया का बेसिक मतलब है कि किसी भी चीज के अंदर कोई भी तरह का चेंज अगर आप करोगे तो उस बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो उस चेंज को अपोज करता है। अगर आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इसके इलेक्ट्रॉन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इस बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि वो इस रिस्ट्रिक्शन को अपोज करे। एंड ड्यू टू दिस अपोज वो क्या करेगा? वो उस कॉज को ही अपोज करेगा जो कॉज उसको इंड्यूस कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द कॉज फॉर दिस अपोज, तो याद रखिएगा कि द इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज द कॉज फॉर दिस अपोज। अगर कॉइल के अंदर इनर्शिया नहीं होता तो ये अपोज नहीं हो रहा होता। तो कॉइल के अंदर जो इनर्शिया है ना वही कॉज है इस बात का। आपको मेरी बात समझ आई? Yes, ठीक sir. है, एक और एग्जांपल लेते हैं भी, कुछ समझें इस लॉ को, उसके बाद लिखवाऊंगा, फिर कुछ और एग्जांपल्स पे डिस्कशन करें। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल, फिर से ये कॉइल रख दिया। नाउ दिस टाइम आई एम मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब क्या होगा बेटा? फ्लक्स के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease होगा, sir. डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अब इस बारी फ्लक्स के डिक्रीज का कॉज क्या है? तो इस बारी फ्लक्स के डिक्रीज का कॉज है सर कि नॉर्थ पोल का दूर जाना, बिकॉज नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, हेंस द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। यही मतलब है। तो नॉर्थ पोल Yes, के sir. दूर जाने को वो रोकना चाहेगा। तो कैसे रोकना चाहेगा? तो ये अपने अंदर साउथ पोलैरिटी डेवलप करेगा ताकि वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके। मतलब इट डजंट अलाउज नॉर्थ पोल टू गो अवे फ्रॉम इट, एंड टू डू दिस इट विल डेवलप अ साउथ पोलैरिटी इन इट। तो साउथ पोलैरिटी डेवलप करने के लिए भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। मतलब अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो साउथ पोलैरिटी डेवलप करता है किसी भी लूप में, बी इट ऑफ एनी शेप। जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर शेप का होगा तभी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं लूप का कोई सा भी शेप हो, भले वो कोई सिमेट्रिक शेप हो या असिमेट्रिक शेप हो, आर्बिट्री शेप हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये बात वैलिड है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोलैरिटी, करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो साउथ पोलैरिटी। ठीक है, तो अब लेंज लॉ का मतलब समझ में आया कि जो कॉज इसको इंड्यूस कर रहा है ये उसी कॉज को अपोज करने के लिए अपने अंदर उसी तरह से करंट या ईएमएफ को इंड्यूस करता है ताकि वो उस कॉज को ही अपोज करे। क्यों अपोज करना चाहता है? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो लिखिए लेंज लॉ में लिखिए, उसके बाद फिर कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। लेंज लॉ में लिखिएगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट EMF induces in a coil. This law states that EMF induces in a coil in such a way. EMF induces in a coil in such a way such that EMF induces in a coil in such a way such that it opposes the cause that has induced it. It opposes the cause that has induced it. जिस कॉज ने इसको इंड्यूस किया उसी कॉज को ये अपोज करेगा इन सच अ वे सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। इट अपोजेस द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। ओके, तो चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू टेक।
ऐसा समझना, ये अभी मैं ड्रॉ भी करूंगा बट पहले समझो। लेट अस से दिस इज अ वायर एंड यू हैव प्लेस्ड अ सर्कुलर कॉइल और ऑफ एनी शेप, है ना, कॉइल ऑफ एनी शेप डजंट मैटर, बट अभी फिलहाल मैं सर्कुलर मान रहा हूं कि आपने इस सर्कुलर कॉइल को जस्ट अबव द वायर रख दिया, ठीक है, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी बच्चों? व्हाट डू यू से? यस सर होगी। यस सर। होगी। और कॉइल जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉइल जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अगर आपका कॉइल इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है तो डोंट यू थिंक सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस कॉइल? थिंक अबाउट यस सर। आप लोगों को अगर याद हो ना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था व्हाइल डिस्कसिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि बच्चे अगर ये कोई वायर है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर पैटर्न की होती है। तो अगर आप कोई कॉइल इसके पास रख देंगे ना, इसके ऊपर रख देंगे, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होगी, ये बात तो ऑब्वियस है। तो अब यही सवाल है आपका कि मान लीजिए कि दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग ले रहा हूं, और इसमें जो करंट है दैट इज स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, और इस वायर के अबव दिस वायर यू हैव प्लेस्ड अ सर्कुलर लूप अबव द वायर। ये सर्कुलर लूप है विच हैज बीन केप्ट जस्ट अबव द वायर, ठीक है, वायर के ऊपर रखा गया है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली कैन पास और क्रॉस थ्रू दिस लूप। तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। खैर, तो आप लोग सुन लें कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप लोगों ने एक पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल के, उसमें आप करंट की डायरेक्शन में यू प्लेस योर थंब एंड देन टैप योर फिंगर्स। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो, टैप करो, तो ये जो टैप हो रहा होगा ना फिंगर, वो आउटवर्ड हो रहा होगा। देखो ये टैप करोगे तो ये आउटवर्ड आएगा। भाई सब बोलेंगे यार, ये टैप करोगे तो किधर टैप हो रहा है? आउटवर्ड। तो इसका मतलब है कि द मैग्नेटिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज आउटवर्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। अब बट एक पॉइंट आप लोग समझें जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें सिखाया अभी फिलहाल, याद दिलाया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए मैंने पहले आपको याद दिला दिया कि भाई ऐसे करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे फाइंड करते थे। बट अब मेरी बात ध्यान से सुन, कि करंट कैसा है? तो करंट इज स्टेडी। स्टेडी का मतलब क्या होता है? तो स्टेडी का मतलब होता है भाई कांस्टेंट करंट। स्टेडी का दूसरा मतलब क्या होता है? कांस्टेंट करंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑल्दो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी, बट बिकॉज करंट इज कांस्टेंट, hence the magnetic field passing through this loop will also be constant। नहीं आया? यस सर। यस सर समझ गए। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया ना भाई। फ्लक्स कांस्टेंट है, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? कुछ भी नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। समझे आप लोग? यस सर। हाँ, इसी में अगर मैं ऐसा केस दे दूं कि भाई ये आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, अगेन इसमें इस बारी मैंने बोला करंट इंक्रीज कर रहा है, अब तो 100% मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, तो इसके ऊपर आप सर्कुलर लूप रख दीजिए, तो इसके थ्रू भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज करेगा, बिकॉज वायर में करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इस वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है या इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्कुलर लूप के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहां पर भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। से समथिंग आउटवर्ड है या नहीं है? यस सर। अब एक इस बात को ऐसे समझो बेटा, पहले तो आप लॉजिकली समझो कि ये मान लो कि ये कोई कॉइल है या लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में और वो इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं है, यहां पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी और वो इंक्रीज कर रही है। तो फ्लक्स के चेंज का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होना, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा? कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा या नहीं? सोच के देखो, कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है दैट इज टुवर्ड्स राइट, तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करने के लिए किधर बनाएगा? लेफ्ट की तरफ प्रोड्यूस करेगा या नहीं? सोच के देखो। यस सर। भाई अगर मान लीजिए कि यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास हुई है,
ठीक है, जो मतलब आउट जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो कॉइल क्या करेगा, वो भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर लाना चाहेगा ताकि ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर सके, कैंसिल कर सके। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा हमेशा ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही मूव करेगा। तो आपको ये बात समझनी है कि इंक्रीज हो रहा है अगर फ्लक्स, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ताकि उस इंक्रीज को अपोज कर सके। तो देखो वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, तो ये लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर पैदा करना चाहेगा बताओ? So inward. Inward. ऑफ कोर्स इनवर्ड। भाई सबको समझ में आया? वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, तो ये जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाना चाहेगा दैट वुड बी इनवर्ड, ताकि वो उसको अपोज कर सके। अब आप फिर से एक बार ध्यान से समझिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनवर्ड। याद करो सर्कुलर लूप में या कॉइल्स में हम क्या करते थे, ये करंट की डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर को कर्ल करूं तो ये जो थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। हमें सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए? इनवर्ड। ये राइट हैंड को देख लेना, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनवर्ड, तो हमें फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। एंड हाउ वी विल कर्ल द फिंगर्स? तो ऑब्वियसली हमें फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। याद आ रहा है डायरेक्शन? यू नीड टू रिमेंबर Yes, द sir. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड Yes, एंड sir. ऑल, बिकॉज वो नहीं पता होगा तो ये भी चैप्टर नहीं पल्ले पड़ेगा। फिर से सुनो भाई, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड, और वो इंक्रीज हो रही है। तो इस इंक्रीज को अपोज करने के लिए सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप विल ट्राई टू प्रोड्यूस इट्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू द इनवर्ड डायरेक्शन, और इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। तो वो करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो देखो थंब को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंड यू जस्ट कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। ठीक है, तो थंब अंदर कर्ल करो फिंगर्स को, तो द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स विल बी कर्ल्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल हो रहा है वही करंट की डायरेक्शन होगी। द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स इज बीइंग कर्ल्ड, वही डायरेक्शन आपके करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी सर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया? इसका मतलब है कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? ईएमएफ की डायरेक्शन इस केस में क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अच्छा इसी में अगर एक और केस ले लेता हूं मैं, यही इनफिनिटली लॉन्ग वायर, वंस अगेन आई एम टेकिंग इनफिनिटली लॉन्ग वायर, अब फिर से वही सर्कुलर लूप, जस्ट अबव द वायर आई हैव प्लेस्ड द सर्कुलर लूप, करंट इसमें फ्लो कर रहा है बट दिस टाइम द करंट इज डिक्रीजिंग। ये जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है ना, दिस टाइम करंट इज डिक्रीजिंग। अब क्या होगा? अब एक बात समझो बेटा, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो चेंज तो हो ही रही है ना, डिक्रीज भी तो चेंज है ना। और मैं चाहता हूं कि जो चीज डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज ना हो, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि भाई जितना डिक्रीज हुआ है उतना मैं उसको प्रोवाइड करता रहूं। नहीं समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी बॉडी के अंदर 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल, ठीक है, एंड दैट बॉडी इज डूइंग सम वर्क। तो अगर कोई बॉडी वर्क करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है बच्चों? Sir decrease होती है. डिक्रीज होती है। अगर मैं चाहता हूं कि उस बॉडी की एनर्जी वो वर्क भी करे और उसकी एनर्जी डिक्रीज ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये उसका एक ही तरीका है कि भाई उस बॉडी को ग्लूकोन डी दो, है ना, ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाओ, ताकि जितना जो डिक्रीज हो रहा है वो उसको कंपनसेट होता रहे, मतलब अल्टीमेटली उसकी एनर्जी 10 की 10 ही रहे। तो डिक्रीज तो हो रही है मगर जितना डिक्रीज हो रहा है उतना हम उसको कंटिन्यूअसली अगर प्रोवाइड करते रहे तो 10 जूल जो एनर्जी है उसकी दैट विल रिमेन एज 10 जूल ओनली, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसी तरह से यहां पर करंट बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इनफिनिटली लॉन्ग वायर में जो करंट है दैट इज डिक्रीजिंग। कैसा करंट है? डिक्रीजिंग करंट। तो अगर करंट डिक्रीजिंग है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बेटा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Sir decreasing. Decreasing, sir. ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीजिंग होगा। तो जब इसमें इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो दिस डिक्रीज विल बी द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप। ठीक है, यही डिक्रीज, और डायरेक्शन क्या होगी इस डिक्रीज की? आउटवर्ड, आउटवर्ड ही होगी अभी भी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैंने अभी भी वही लिया है। तो अब डिक्रीज को ये कॉइल क्या चाहेगा कि भाई वो डिक्रीज ना करे। तो डिक्रीज ना करे तो क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो पहली बार 10 फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अब दूसरी बार 8 फील्ड लाइंस पास हुई हैं, 8 8,
पहली बार 10 हुई और दूसरी बार 8 पास हुई, तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि भाई 8 पास नहीं हो, 10 ही हो। ठीक है, तो 2 का जो लॉस है उसको कौन कंपनसेट करना चाहेगा, उसको कंपनसेट करना चाहेगा ये खुद, ये क्वाइल। 2 का जो लॉस आया है उसको कौन कंपनसेट करना चाहेगा, तो ये क्वाइल खुद उसको कंपनसेट करना चाहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब कि Yes, जब sir. इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ताकि उस डिक्रीज को ये रोक सके। भाई फॉर एग्जांपल, अगर इस डायरेक्शन में ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, अब सिर्फ 3 अगर रह गई है और मैं चाहता हूं ये 4 ही रहे, तो जो लॉस हुआ है उसको मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डिक्रीज को अपोज करने के लिए क्वाइल उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और जब इंक्रीज होती है तो इंक्रीज को अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में मुझे बताओ कि ये सर्कुलर लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? Outward, Sir, sir. outward. आउटवर्ड। और आउटवर्ड अगर आपको वो चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। आप रख के देख लो, थंब को रखो आउटवर्ड और फिंगर्स को कर्ल करो, तो योर फिंगर्स विल बी कर्ल्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ और करंट। ईएमएफ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा इस केस में। अब देखिए, इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड or this is the region containing the magnetic field, and this magnetic field is B, and yes, of course this magnetic field is constant. और एक लूप मान लो, this time I'm taking a square loop, तो किसी भी शेप का लूप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, and I'm making the loop move inside the magnetic field। मैं लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहा हूं, I'm making it move inside the magnetic field। ठीक है, अब इस केस में आप लोगों को ये सोचना है कि जब ये कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे होंगे, तो जैसे जैसे ये कॉइल अंदर जाएगा, आपको नहीं लगता कि द रीजन ऑफ द कॉइल थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी पासिंग, वो रीजन इंक्रीज करेगा? सोच के देखो। Yes, sir. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि द रीजन थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग, वो रीजन इंक्रीज करेगा। इसी को हम कहते हैं एरिया इंक्रीज करेगा। एरिया का इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं होता कि कॉइल की एरिया इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कॉइल की वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो? द रीजन ऑफ द कॉइल थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग, वो इंक्रीज हो रहा है। कॉइल की एरिया इंक्रीज होने का ये मतलब नहीं कि कॉइल की एरिया को बढ़ा दिया हमने, बैठ के उसको खींच तान के बढ़ा दिया, या कॉइल की एरिया को घटा दिया हमने, खींच तान के कम कर दिया, ये मतलब नहीं है। एरिया का मतलब हमेशा याद रखना, एरिया जब भी इस केस में कहा जाए तो उस एरिया की हम बात कर रहे हैं बेटा जिस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उस एरिया के इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहे हैं। तो खैर, तो यहां पर जैसे जैसे हम कॉइल को मूव कराएंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वैसे वैसे एरिया ऑफ द कॉइल विच इज थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो इंक्रीज करेगा। तो जब वो इंक्रीज करेगा, व्हेन इट विल इंक्रीज, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उस ईएमएफ की कोई डायरेक्शन होगी, एंड अगेन द क्वेश्चन इज कि भाई उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। क्या सवाल समझ आ गया सबको? Yes, sir. ईएमएफ की डायरेक्शन कहने का दूसरा मतलब है भाई करंट की डायरेक्शन, है ना? तो आप देखो, मुझे एक बात बताओ, एरिया अंदर मूव कर रही है या कॉइल अंदर मूव कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज हो रही है। तो एरिया इंक्रीज का मतलब यही हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. जब भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए किस डायरेक्शन में कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा? Opposite direction में, sir. ऑपोजिट डायरेक्शन। इंक्रीज को जब भी अपोज करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज को जब भी अपोज करना है भाइयों तो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएगा भाई। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब कि कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा आउटवर्ड। ठीक है, क्योंकि आपका जो वहां Yes, पर sir. उस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है,
तो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करना चाहेगा? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड प्रोड्यूस करने के लिए इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक द करंट विल फ्लो? हमको किधर रखिए? आउटवर्ड। Anti-clockwise. तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस विल बी द डायरेक्शन, राइट? एंटी क्लॉकवाइज वुड बी द डायरेक्शन। सर ऐसे ही चलते हैं एक बार फिर से। अगर मान लीजिए यही मैग्नेटिक फील्ड है and this time I'm making the coil move away outside the field. I'm moving this coil outside the field. अब क्या होएगा? In which direction do you think the EMF will induce, and why will the EMF induce first of all? सर इंक्रीज करने के लिए तो सेम डायरेक्शन में होगा। इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यस सर यहाँ डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है सर, बट वो इंक्रीज करना चाहेगा। हाँ, वो कंपनसेट करना चाहेगा, तो सेम डायरेक्शन में, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना जो कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इनवर्ड, और इनवर्ड प्रोड्यूस करने के लिए आप थंब को इनवर्ड रखिए तो करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट वुड बी क्लॉकवाइज। नाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, इससे पहले एक बात और मैं बता दूं आपको, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को अगर साथ में मिला दिया जाए तो जो फॉर्मूला है ना ईएमएफ का, फैराडेज में आपने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगर उसके साथ लेंज लॉ कंबाइन कर दो तो आप इसी को लिखते हो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब क्वेश्चन अराइजेस व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। कैन एनीबॉडी प्रेडिक्ट कि ये नेगेटिव साइन क्यों है? जब सर हमने इस क्योंकि वो फॉर्मूले अपोज में करता है हमेशा। अपोज करता है हमेशा, वेरी गुड बेटा, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है? अपोज करता है, एंड बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेस दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन। तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ को अगर कंबाइन कर दो तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ को साथ में कंबाइन करने पर आपको ये समझ में आएगा कि भाई देयर विल ऑलवेज बी अ माइनस साइन विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स टू गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। चलिए लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस फैराडेज ईएमएफ। तो पहला क्वेश्चन, मान लीजिए सर ये मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, magnetic field is constant in the region। ये ऐसे एक सर्कुलर कॉइल रख दिया है and which can rotate about this axis as you can see in the diagram। ये ओमेगा से रोटेट कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b है and the radius of this circular loop is r। क्वेश्चन ये है कि भाई ये ओमेगा कांस्टेंट है, the angular velocity with which it will rotate inside the magnetic field, that angular velocity is constant। तो सर आपका क्वेश्चन ये है कि what is the value of the EMF induced। क्वेश्चन है EMF कितना इंड्यूस होगा, what will be the value of the EMF induced in the coil। इस कॉइल के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा when it will be made to rotate with a constant angular velocity of omega। ठीक है, now listen to me। अब पहली बात, इस केस में देखो, this coil is very well kept inside the field, right। कॉइल ना तो फील्ड से बाहर जा रहा है ना तो फील्ड के अंदर जा रहा है, तो कॉइल इज इनसाइड द फील्ड। स्टिल मैं कह रहा हूं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। इसका मतलब है कि ऑल्दो द कॉइल इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बट देयर मस्ट बी द फ्लक्स चेंजिंग थ्रू द कॉइल, देन ओनली देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और कॉइल का जो एरिया है थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पासिंग वो भी कांस्टेंट है। भाई आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर या अंदर तो नहीं मूव करा रहे हो, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करा रहे हो, तो वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो एरिया कंटिन्यूअसली फिक्स है ना। तो एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो फिर फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? तो अनडाउटेडली दिस फ्लक्स इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द थीटा, that is the angle between the area vector and the magnetic field vector। कैसे सर? मान लीजिए सर ये कॉइल है, ये ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए कि ये ऐसे रखा हुआ है। तो अगर ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है तो इस पे नॉर्मल ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। टेल मी यस और नो, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है। जब इसको रोटेट कराना शुरू करोगे तो नॉर्मल विल ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग विद द कॉइल और नॉट। ये कॉइल है, इसको ऐसे रोटेट कराओ तो ये भी ये रोटेट होगा, तो इसके पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो भी रोटेट होगा ना सर साथ साथ। जब नॉर्मल रोटेट होगा, मतलब ये कॉइल ऐसे था मान लेते हैं या ऐसे था, जैसे भी था, तो मान लेते हैं नॉर्मल ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच कुछ एंगल बन रहा था। जब इसको रोटेट कराओगे तो ये नॉर्मल भी साथ साथ रोटेट हो रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा या नहीं, सोचो। Yes, sir. अब एक बात बताइए कि अगर अगर ये कॉइल थीटा से रोटेट कर जाए, थीटा एंगल से ये रोटेट हुई, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा? देखो, जब कॉइल ऐसे था तो इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब इनिशियली दोनों के बीच का एंगल 0 है, समझ रहे हो? ये कॉइल है, इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड अभी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। इसको रोटेट कराइए थीटा एंगल से, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जितने एंगल से कॉइल रोटेट करेगा उतने ही एंगल से तो उसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा। अगर कॉइल को आपने रोटेट किया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो नॉर्मल विल आल्सो रोटेट बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा सर। और ये थीटा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा भाई, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करता रहेगा एंगल चेंज होता रहेगा, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल भी हर पॉइंट पे चेंज होता रहेगा। तो मान लो लेट एट एनी टाइम t एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो उस टाइम पे अगर मैं फ्लक्स लिखूं थ्रू द कॉइल, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल को मैं लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। से समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. मुझे Yes, नहीं sir. पता आप लोगों को ये याद है या नहीं, एंगुलर वेलोसिटी को हम ये भी लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी Yes. डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मैं थीटा को ओमेगा टी भी लिख सकता हूं। तो मैं फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्लक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ईएमएफ की वैल्यू हो गई सर माइनस ऑफ बी इंटू ए, क्योंकि बी भी चेंज नहीं हो रहा, ए भी चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? ये कॉस ओमेगा टी वाला टर्म। तो आप डिफरेंशिएट किसको करोगे? कॉस ओमेगा टी। ईएमएफ की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी इंटू ए माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं बता देता हूं ये क्या हुआ है भाई। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। और जो कांस्टेंट टर्म है ना, ओमेगा भी कांस्टेंट है, देखो यहां पर लिखा हुआ है। तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा ना साइन या कॉस के अंदर, वो मल्टीप्लाई में भी आ जाता है। तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा सर आपको, ये आ जाएगा सर ईएमएफ इंड्यूस्ड ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो देखिए आप दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, और यहां पर एक सेमी सर्कुलर शेप की एक लूप है। देयर इज अ कंडक्टिंग लूप ऑफ सेमी सर्कुलर शेप। इसका जो रेडियस है वो रेडियस आर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो रेडियस आर है। और ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये लूप घूम रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा कांस्टेंट है, इसके साथ ये घूम रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन नोट करें, इसमें आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अभी इसमें कई सारी बातें आप लोगों को समझना है कि हाउ दिस लूप इज रोटेटिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में हाउ वाज द रोटेशन, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में मेरे पास कुछ है ऐसा समझो। लास्ट वाले क्वेश्चन में दिस वाज रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे रोटेट कर रहा था, है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा था। बट इस क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा, समझिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। ये दो बातों में फर्क समझ में आ रहा है? पहले ऐसे रोटेट हो रहा था ऐसे, और इस बारी कैसे रोटेट हो रहा है? इस बारी ऐसे रोटेट हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir.
इसका मतलब बेसिकली ये बेटा कि जब ये कॉइल रोटेट करेगा ना, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो इसका वो रीजन जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, वो रीजन इंक्रीज होगी या नहीं होगी? जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, तो डोंट यू थिंक द एरिया ऑफ दिस कॉइल थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो एरिया इंक्रीज कर रही होगी या नहीं? थिंक अबाउट इट फर्स्ट। Yes, sir. Increase करेगी. Yes, sir. इंक्रीज कर रही होगी। किसी भी टाइम पे कुछ भी एरिया इसकी किसके अंदर होगी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड दैट एरिया विल बी कंटिन्यूअसली, फर्स्ट इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। ठीक है, तो पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं कि देखो, फिर से मैं समझा देता हूं जिनको अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, और जो लोग नहीं बोलते हैं, कसम खा के बैठते हैं यहाँ पर, पता नहीं किस तरह के ढीठ हैं वो। तो मैं बता देता हूं कि भाई किसी भी टाइम के बाद क्या होएगा, तो किसी भी टाइम के बाद ये कॉइल कुछ इस तरह से हो गई होगी। आपने इनिशियल वाला केस ड्रॉ कर लिया है, मैं कुछ टाइम के बाद का केस बता रहा हूं कि मान लो कुछ टाइम के बाद दिस कॉइल बिकम्स लाइक दिस। इसका मतलब इसका ये रीजन इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी बाकी बचा हुआ रीजन इज आउटसाइड, बट ये वाला जो रीजन है वो इनसाइड है। और मान लो ये एंगल यहाँ पर थीटा है, मान लो, समझ रहे हो आप? तो इसका ये एरिया, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, तो ये एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. हो Yes, रही है। sir. फिर से वही दो बच्चे, हाँ, तीसरे बच्चे की आवाज आई। तो ये एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हर वक्त कांस्टेंट है, सेम है। क्यों? क्योंकि इस बार ये कॉइल, देखो इस बात को ऐसे समझो, और नहीं समझ में आए तो प्लीज बोलो और पूछो। भाई कॉइल पे अगर आप ध्यान से देखें, तो जब ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा था ना, ऐसे जब रोटेट कर रहा था, तो इसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज कर रहा था, बिकॉज जब कॉइल रोटेट करेगा ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द कॉइल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल चेंज होगा। बट ये कॉइल है और ये नॉर्मल है, और कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा हो, तो ये नॉर्मल तो वहीं का वहीं रहेगा ना, कॉइल रोटेट हो रही होगी, नॉर्मल में कोई चेंज, या तुम्हें नहीं आया? नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई आ गया, चेंज sir. नहीं होगा, है ना? इस केस में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन इन द सेम डायरेक्शन फॉर एवर। कॉइल को आप ऐसे रोटेट करा रहे हो, तो नॉर्मल में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस केस में वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस केस में थीटा इज फिक्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड, बट द एरिया विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या इस वर्ड को ऐसे भी कह सकते हो, द एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर विल बी द चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड हेंस देयर विल बी द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो देखो होगा क्या, तो हम मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम टी, एरिया ऑफ कॉइल inside magnetic field is A, where A is equal to what? तो इसका रेडियस मैंने R माना हुआ है, देखो इस कॉइल का रेडियस मैंने R माना हुआ है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को आता है या नहीं आता है। भाई अगर ये पूरा सर्कल होता है तो इसकी जो एरिया होती है, टोटल एरिया, वो होती है पाई आर स्क्वायर। आधा सर्कल जब होगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्वार्टर सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। मगर अगर मान लो कि सिर्फ सर्कुलर आर्क है, ये ना तो आधा है ना तो क्वार्टर है, और यहाँ पर एंगल है थीटा, तो इसका भी तो कुछ एरिया होगा। वो एरिया क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा या नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर के नाम से। इस केस में जो इसकी एरिया होगी वो होगी हाफ रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। एरिया की वैल्यू क्या होगी? हाफ रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। सोच के देखो, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है ना, वही थीटा है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो सेंटर पे कितना एंगल बनता? अरे पूरे सर्कल का 360. एंगल एट द सेंटर कितना होता है? 360 पाई, 360. है ना, 2 पाई। इसी फॉर्मूले में देखो, हाफ आर स्क्वायर और यहाँ पर थीटा 2 पाई रख दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा या नहीं आएगा? समझे? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब अगर कोई भी सर्कुलर आर्क गिवन है ना, तो उसमें कितना एरिया फॉर्म हो रहा है,
उसका ये जनरल फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर आर्क and theta is the angle subtended by that circular arc at the center. इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ आर स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी। से समथिंग Yes, sir. अभी मैंने लिख के बताया Yes, था sir. ना कि थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा को आप लिख सकते हैं थीटा बाई टी। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया की जगह आप लिखेंगे हाफ आर स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इनटू नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा जीरो रहेगा, तो कॉस जीरो। इसके बाद का सोल्यूशन इधर कर, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल इस कॉइल के लिए जो नॉर्मल है या इस लूप के लिए नॉर्मल वो भी जेड एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो नॉर्मल टू द लूप एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड टू द लूप बोथ आर अलोंग जेड एक्सिस, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा? जीरो। वो एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इस थीटा में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये थीटा वो थीटा है जो ये जितना पोर्शन अंदर है ना, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल हमने थीटा माना है। दिस एंगल आई हैव कंसीडर्ड इट एज थीटा। क्लियर? तो इस थीटा में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब ईएमएफ अगर हम लिखेंगे तो ईएमएफ का मतलब होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी of this whole quantity b r square by 2 into omega t। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे क्वांटिटी में कौन सी चीज है जो चेंज हो रही होगी? ये b r square by 2 omega t में which of these quantity is changing or So varying? omega t. So omega t. Not omega t, only t, because omega भी तो कांस्टेंट है बेटा। omega is the fixed angular velocity। ओमेगा खुद सोचो आप कि इट वाज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट वाज फिक्स्ड, राइट? तो कौन है Yes, सिर्फ sir. वेरी करेगा? ओनली टी। तो आप क्या लिखेंगे? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएट करेंगे आप डी बाई डी टी ऑफ टी। व्हाट वुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी? लॉजिकली भी कह सकते हो कि सर ये 1 आएगा ना। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ sir. जाएगी? माइनस ऑफ बी आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। This is the EMF that will induce in this loop when the loop is made to rotate inside the magnetic field with an angular velocity of omega.